वेरी गुड मॉर्निंग माय फैमिली। मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। जैसे मैंने पहले ही बोला, ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है, राइट। तो आज हम डे 20 पे काम कर रहे हैं। डे 19 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ और वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही हाईली टॉपिक है। क्यों है? क्योंकि इसलिए इसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आपकी पॉलिटी, सब कुछ मैंने इसके मिक्स कर रखा है और उन क्वेश्चन को लिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि पहले भी एग्जाम में देखे गए हैं और उस सेम बकेट के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको लिया गया है। जैसे मैंने आपको पहले भी एक बार बोली थी कि कोई भी क्वेश्चन पास्ट में आता है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को करके नहीं जाना, उसका आने का चांस रहता है मगर बहुत ही कम परसेंट चांस रहता है। रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं मगर रिपीटेड क्वेश्चन की भी एक परसेंटेज होती है, राइट। मगर एग्जामर क्या करता है, उसी टॉपिक से मान लो कोई भी एक चीज़ है जिससे एक टॉपिक है जिससे पहले एक क्वेश्चन आया था, तो सेम वो क्वेश्चन ना पूछ के उससे रिलेटेड, उससे सराउंडिंग में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वहाँ से भी क्वेश्चन कर लेता है। तो उस सब को मद्देनजर रखते हुए इस 2000 क्वेश्चन की सीरीज़ को बनाया गया है, ताकि अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेते हैं, अच्छे से गो थ्रू कर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको इस सीरीज से देखने को मिलेंगे। ऐसा भी देखा गया है, जैसे मैंने पहले भी कई बार क्या है कहा है कि हम लोग एग्ज़ाम की तैयारी तो बहुत अच्छे से करते हैं, मगर क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में जाते हैं और जब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि हमने पढ़ा तो होता है मगर उसको बस बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ा होता है और वो धुंधला धुंधला हमारे मेमोरी में रहता है, और जैसे ही चार ऑप्शन मिलते हैं तो हम उसमें एकदम खो जाते हैं। तो ऐसे नहीं पढ़ाई करनी है तो तरीके से करनी है, बिल्कुल आपको डीपली जाके पढ़ना है उसको, ताकि एग्ज़ाम के अंदर जैसी क्वेश्चन आए तो विद इन सेकेंड्स आप उस पर आंसर लगा सके, राइट। क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। आज का टॉपिक स्टैटिक जीके डे 20। तो पहला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे स्क्रीन पे। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इनके लेखक है अबुल कलाम आज़ाद। कौन? अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखित है इंडिया विंग्स फ्रीडम। दास कैपिटल के लेखक कौन है? कार्ल मार्क्स। रिपब्लिक के लेखक कौन है? प्लूटो। और गांधी एंड स्टेलिन के लेखक कौन है? लुई फिशर। ये चारों की चारों जो आपको बुक्स दिखाई दे रही है स्क्रीन पे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आइदर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी स्टेट लेवल के पीसेस की तैयारी कर रहे हो, आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। दास कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जा चुकी है पुस्तक है दास कैपिटल। रिपब्लिक भी कई बार पूछी जा चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट रहती है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, राइट। तो इंडिया विंग्स फ्रीडम, अबुल कलाम आज़ाद, दास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, रिपब्लिक, प्लूटो एंड गांधी एंड स्टोलिन, लुई फिशर। नेक्स्ट है, इस देश को लैंड ऑफ द ऑपरेटिव के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि ऐसा कौन सा देश है जिसको लैंड ऑफ ऑपरेटिव के नाम से जानते हैं, कोऑपरेटिव के नाम से जानते हैं। तो डेनमार्क जो है, डेनमार्क को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? डेनमार्क को लैंड ऑफ कोऑपरेटिव के नाम से भी जाना जाता है। तो मैंने आपको जो पहले बोला था, इसमें हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी है इसके अंदर, राइट, पॉलिटी भी है इसके अंदर। तो पूरे कई सारी चीज़ों का मिक्सअप है ये और बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इवन आपको यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है, निक्स ओलंपिया कॉल्पन्स पर्वत किस ग्रह पे है। अच्छा, ये अब आपको प्लैनेट के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो जो सौर मंडल वाले क्वेश्चंस है वो भी इसके अंदर कवर करे हुए हैं। यानी कि आपको मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि बहुत बढ़िया पैकेज है पूरा ये। इसको अगर अच्छे से कर लेते हो ना, डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे पक्का, ठीक है। तो निक्स ओलंपिया जो कोलंबस जो पर्वत है वो कौन से ग्रह पे है? तो किस ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। कौन से ग्रह पे? मंगल ग्रह पे। इन केस अगर आप सौर मंडल के चैप्टर को करते हो, चाहे मेरे वीडियो से करते हो या किसी के वीडियो से भी करते हो, चाहे किसी बुक से पढ़ते हो, मंगल ग्रह को जरूर पढ़ के जाना। मंगल ग्रह से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। कुछ चीज़ें जो ऐसी होती हैं जो करंट में होती है या फिर जो चल रही होती है पीछे, थोड़ी अभी रिसेंटली हुई होती है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई पर्टिकुलर कोई पैमाना नहीं होता है पूछने का, मगर हाँ, जो रिसेंटली चीज़ें हो रखी होती है वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो मंगल ग्रह से क्वेश्चन जरूर करके जाना अगर आप सौर मंडल के चैप्टर को पढ़ रहे हो तो क्वेश्चन यहाँ पे है कि निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पे है। तो किस ग्रह पे है? मंगल ग्रह पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वेम्बनाड झील भारत के किस राज्य में है? तो कौन से स्टेट के अंदर है वेम्बनाड झील? तो कहाँ पे है? केरल के अंदर। कहाँ पे? केरल में है वेम्बनाड झील। इडुक्की बांध कहाँ पे? केरल में है। मुल्ला पेरियार बांध कहाँ है? ये भी केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही पूछा जा चुका है साइलेंट वैली। तो साइलेंट वैली कहाँ पे है? ये भी केरल के अंदर स्थित है। मोपला जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो मोपला जनजाति भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। सबरीमाला मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर भारत के केरल राज्य में स्थित है। मकर वलुक्कु त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो मकर वलुक्कु त्योहार सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है, जो कि कहाँ स्थित है? केरल में स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने पांचों लिखी है ना चीज़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगी। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल के अंदर है। इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध, इडुक्की बांध और मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे? केरल में। एक बात बोलूँगा मैं आपको, जैसे मैं बोलता हूँ, रिपीट करता हूँ चीज़ों को, बार बार रिपीट करते रहता हूँ, आपसे सुनिए मत, मेरे साथ रिपीट करते जाइए। जैसे जैसे आप रिपीट करते जाएंगे ना, वो चीज़ आपके माइंड में सेट होती जाएगी। मैं इसलिए आपको बार बार रिपीट करते रहता हूँ उस चीज़ को, ताकि अब मैं बोलूँगा तो आप मेरे पीछे पीछे बोलोगे, तो वो चीज़ आपके दिमाग में धीरे धीरे सेट हो जाएगी। एग्जाम जब आएगा, जैसे क्वेश्चन दिखेगा, आपके मुंह से वो चीज़ फटाक से अपने आप ही निकलेगी, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट आपके माइंड में सेट है। तो कोशिश करना कि पढ़ने के तरीके को थोड़ा सा चेंज करना, थोड़ा सा चेंज, थोड़े से भी तरीके से चेंज करने से क्या होता है, हमें कई सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद होने लग जाती है। पढ़ाई इतनी भी मुश्किल नहीं होती, मगर हर एक चीज़ का, दुनिया की हर एक चीज़ का, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, बस उसका तरीका आपको पता होना चाहिए। दुनिया में हर काम होता है, आपको उस काम करने के तरीकों को आना चाहिए कि वो काम होता किस तरीके से है, राइट। अगर आपको वो चीज़ पता चल जाए तो आपको सब कुछ आ जाएगा। बहुत टाइम पहले, हालांकि बहुत बहुत पीछे नहीं जाते, क्योंकि हम लोग अगर अपने क्या कहते हैं भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, तो जो क्या कहते हैं विमान था, हवाई जहाज़ था, वो रावण के पास भी था, ठीक है, कुबेर के पास था, कुबेर के बाद वो रावण के पास भी आया था, मगर उसके बाद बहुत टाइम तक वो देखा नहीं गया था। उसके बाद जब इसकी क्या कहते हैं आपके हवाई जहाज़ की खोज हुई थी, तो जब हवाई जहाज़ की खोज हुई थी, तो उससे थोड़ा टाइम पहले, साल 2 साल 3 साल 4 साल पहले, कोई आइडिया नहीं लगाता था कि ऐसी भी चीज़ें होगी, ऐसी भी हम, ये भी एक रास्ता हो सकता है, मतलब वायुयान से हवाई यात्रा कर सकते हैं, एक हवाई भी एक मार्ग हो सकता है, ठीक है। मगर लोगों ने उसको डिस्कवर किया, निकाला और हो गया। तो क्या था कि वो हवाई जहाज बनाने का एक तरीका था, जब आपको वो तरीका पता चल गया, हवाई जहाज बन गया। जब तक वो तरीका नहीं पता था, तो हवाई जहाज नहीं बना था। तो दुनिया में कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती। आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है, माइट भी हो जाता है, बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि पोस्ट कम होती है और लोग बहुत होते हैं फिल करने वाले। माइट भी कई बार होता है कि हमारा पहली बार दूसरी बार में हमारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होता, हम निकल नहीं पाते। तो देखो बहुत चीज़ें डिपेंड करती है। अगर इन केस किसी की एज ही ओवर होती जा रही है, तो ठीक है, उसको कुछ ना कुछ अपने लिए और कर लेना चाहिए। मगर जिसकी एज ओवर नहीं है, जिसके पास अभी टाइम है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि वो बहुत अच्छे से मेहनत करते रहे, कंटिन्यू मेहनत करते रहे, क्योंकि किसी चीज़ को पाने के लिए उसकी पूरी पूरी कीमत भी चुकानी पड़ती है, राइट। तो आपको हो सकता है थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ना पड़े, और आप नेक्स्ट टाइम आपका वो एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। तो ऐसा मत सोचना कि बिल्कुल ही नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। दुनिया में हर चीज़ होती है, बस आपको उसको करने का तरीका पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन में दोबारा से वापस आते हैं। वेम्बनाड झील कहाँ पे है? वेम्बनाड झील है केरल के अंदर। इडुक्की और मुल्ला पेरियार बांध कहाँ पे है? केरल में है। साइलेंट वैली कहाँ पे है? केरल में है। मोपला जनजाति कहाँ रहती है? मोपला जनजाति रहती है केरल के अंदर। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे स्थित है? सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। मकर विलुक्कु त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मकर विलुक्कु त्योहार मनाया जाता है सबरीमाला मंदिर में। सबरीमाला मंदिर कहाँ पे? केरल में स्थित है। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के द्वारा अपने कक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन जो है ना, ये पीसेस में आया था लास्ट टाइम, माइट भी ये एससीएस के अंदर एग्जाम के अंदर आया था कि पृथ्वी के द्वारा अक्ष पर घूमने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसको? घूर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं? घूर्णन, यानी कि रोटेशन। इसका कहने का मतलब ये है कि, इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है। इसका कहने का मतलब अपने ही अक्ष के ऊपर कैसे घूमती है, अपने अक्ष जो घूमती है ना, जिसकी वजह से दिन और रात होते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, दिन और रात इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटती है। दिन और रात इसलिए होते हैं क्योंकि पृथ्वी अपने कक्ष पर, अपने अक्ष पर घूमती है, अपने अक्ष पर रोटेट करती है, इसलिए दिन और रात होते हैं। जो साल होता है ना, ईयर होता है, 365 दिन का ईयर होता है, वो 365 दिन का ईयर जो होता है ना, वो होता है सूरज के चारों तरफ चक्कर काटने के कारण। मगर जो दिन और रात होते हैं वो होता है पृथ्वी के अपने ही अक्ष पर घूमने के कारण, ठीक है। नेक्स्ट है कि मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्रुप डी में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मानव के हृदय में कितने कक्ष होते हैं?
4 कक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 4। जो एक ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो हार्ट होता है, उस हार्ट के अंदर कितने कक्ष होते हैं? कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। नेक्स्ट है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? दिवस वाले क्वेश्चन दोबारा बोल रहा हूँ, रिपीट कर लो, अच्छे से दिमाग में डाल लो। चाहे पीसेस की तैयारी कर लो, चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर लो, दिवस वाले जो क्वेश्चन होते हैं, डेज वाले क्वेश्चन होते हैं, वो जरूर करके जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आएगा ही आएगा, ये कहीं भी लिखा नहीं होता कि आता ही आता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा होता, ना किसी को पता होता है। अगर कोई आपको कोई भी टीचर बोलता है कि ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने थोड़ी पेपर बनाया है ये चीज़, ये तो सिर्फ एक गेस करते हैं हम लोग। मगर ये कि ये बकेट जो है ना, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो इसको करके जाना जरूर, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ से क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है, और होते आसान आसान है, कोई इतने मुश्किल नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को, अभी थोड़ा टाइम पहले ही निकला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाते हैं? 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मुझे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से एक चीज़ याद आई। मेरा इंस्टाग्राम पे भी एक चैनल है, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लेना। उसके अंदर मैंने 8 मार्च को ही एक छोटी सी क्लिप बनाई थी, और काफ़ी मुझे तो काफ़ी पसंद आई, क्योंकि मैंने खुद ही बनाई थी। जाहिर सी बात है, इंसान को अपनी बनाई चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। इन केस अगर आपको वो देखनी होगी, मैं आपको जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप देख सकते हैं। मैंने बड़ी मेहनत से बनाई थी, और जितनी भी गर्ल्स है, जितनी भी लड़कियां हैं इस समय जो इस वीडियो को सुन रही है, उनको तो मैं ज़रूर बोलूँगा कि वो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन है। आपको उसमें जो चीज़ देखने को मिलेगी, आपको समझ आएगी चीज़ की कि क्या चीज़ होती है, राइट। तो वो ज़रूर देखना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसको लिंक को डाल दूंगा, ठीक है। और एक मेरा और चैनल है ARV करके, वो यूट्यूब पे ही है। वो मेरा पर्सनल है, पर्सनल इन द सेंस कि उसमें मेरे बेटे की पिक्स है, मेरे बेटे की वीडियोस है। अगर आप वो भी देखना चाहें तो वो भी दे सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो चलो यहाँ वापस आते हैं क्वेश्चन पे। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को मनाते हैं विश्व कैंसर दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं? 8 मार्च को। और विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। और 15 मार्च को एक चीज और होती है, जस्ट ए मिनट, 15 मार्च को एक चीज़ और होती है, 15 मार्च को मेरा जन्मदिन भी आता है, ठीक है। तो वो मैं और मेरी फैमिली ही मनाते हैं, पूरा वर्ल्ड नहीं मनाता है, ठीक है। मगर जो पूरा वर्ल्ड जो मनाता है वो क्या मनाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाता है। कब? 15 मार्च को। नेक्स्ट है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, कि किसके द्वारा लिखी गई है? द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखी गई है दलाई लामा के द्वारा। किनके द्वारा? दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होती है जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने इतिहास के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छा नाम कर रखा होता है, जैसे जब महात्मा गांधी होंगे, दलाई लामा हो गए, ठीक है, और भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी जो पुस्तकें हैं वो पूछी जाती है, बार बार पूछी जाती है, राइट। तो उनको तो जरूर करके जाना, बुक्स के अंदर उनको जरूर करके जाना, ठीक है। तो द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट के लेखक कौन है? दलाई लामा। नेक्स्ट है द्रविड़ और चोल कला शैली का उत्कृष्ट उदाहरण किस मंदिर को माना जाता है? तो द्रविड़ और चोल कला, इन दोनों शैली का जो मिक्सअप है वो किस मंदिर को माना जाता है? तो क्या कौन सा मंदिर है? वृद्धेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? वृद्धेश्वर मंदिर है कहाँ पे? तमिलनाडु के पिंजौर जिले में। कहाँ पे? तमिलनाडु के पिंजौर जिले में है वृद्धेश्वर मंदिर। ये द्रविड़ शैली में बना हुआ है और चोल कला शैली में भी बना हुआ है। देखिए क्या होता है कि जो भी मंदिर आपके साउथ में हो गए, इनकेस अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ आता, किसी भी आप एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं और एग्जाम में वो क्वेश्चन आ गया कि ये मंदिर किस शैली में बना हुआ है, मगर आपको पता है ये मंदिर है कहाँ पे, अगर वो मंदिर साउथ में है ना, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर वहाँ पे द्रविड़ शैली लगा देना, ठीक है। क्या लगा देना? द्रविड़ शैली लगा देना, बेझिझक होकर। आपको जो साउथ के जितने भी मंदिर है वो सारे द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। तो द्रविड़ और चोल कला शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो कौन सा है? वृद्धेश्वर मंदिर है। वृद्धेश्वर मंदिर तमिलनाडु के पिंजौर जिले में है। नेक्स्ट है वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने थे? तो वायसराय की जो कार्यपालिका परिषद थी उसके जो पहले भारतीय सदस्य थे वो कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा
वायसराय कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य थे। ये पीसेस लेवल का क्वेश्चन है, पीसेस लेवल के अंदर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत डीपली पूछे जाते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है, तो कौन कौन सी जनजाति है मध्य प्रदेश की, भील जनजाति है। कौन सी जनजाति? भील जनजाति मध्य प्रदेश की जनजाति है। क्वेश्चन ऐसे भी ऐसे तक घुमा के कि भील जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है, या भील जनजाति मुख्य रूप से भारत में किस राज्य में पाई जाती है, तो भील जनजाति मुख्य रूप से भारत के मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है भील जनजाति। नेक्स्ट है कि जबलपुर के पास बरगी बांध और गुजरात का सरदार सरोवर बांध किस नदी पे है, तो गुजरात का सरदार सरोवर बांध तो सबको पता है, ठीक है। तो साथ में जो जबलपुर के पास जो बरगी बांध है वो भी कहाँ पे? नर्मदा नदी पे है। कौन सी नदी पे? नर्मदा नदी पे है, ठीक है। तो जबलपुर के पास जो बरगी बांध है और गुजरात का जो सरदार सरोवर बांध है वो कहाँ पे है? नर्मदा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, तो इनके लेखक है मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, तो वो कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक थे। भारत एक खोज, बच्चों में हमने सीरियल भी देखा होगा, बहुत चलता था हमारे टाइम में, तो ठीक है। भारत एक खोज किसके लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू। मगर अगर क्वेश्चन आता है रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया, तो रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है मेघनाथ देसाई। कौन है? मेघनाथ देसाई, ठीक है। नेक्स्ट है किंग ऑफ डार्क चैम्बर, तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तकें करके जाना, जरूर करके जाना, क्वेश्चन बन सकता है वहाँ से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बुक का क्वेश्चन आए तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि रविंद्रनाथ टैगोर की जो बुक है वो पूछी जा सके, कोई भी बुक पूछी जा सकती है इनकी, ठीक है। तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। तो किंग ऑफ डार्क चैम्बर और पोस्ट ऑफिस किसके द्वारा लिखित है? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखित है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखित है? मेघनाथ देसाई द्वारा लिखित है। नेक्स्ट है कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किस शासक द्वारा चलाई गई थी। जिसने भी हिस्ट्री को किया होगा ना वो इस क्वेश्चन का फटाक से आंसर दे देगा कि बाजार नियंत्रण प्रणाली किसके द्वारा चलाई गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी। किसके द्वारा चलाई गई थी? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा चलाई गई थी बाजार नियंत्रण प्रणाली। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इतिहास के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके बारे में अगर ढंग से समझोगे ना, ढंग से पढ़ोगे, तो इन्होंने प्रशासन को लेके, शासन को लेके बहुत सारी नीतियाँ चलाई थी, बहुत सारी चीज़ें चलाई थी जो कि जनता के लिए, वहाँ के लोगों के, हालांकि ये था कि ये अपने ही लोगों को फेवर करते थे, वो तो बहुत लोगों में रहा है, वो तो आज भी देखा जाता है, ठीक है। मगर इन्होंने उस समय बहुत सारी चीज़ें ऐसे करी थी कि उन्होंने सब लोगों के लिए इक्वालिटी कर दी थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली का मतलब ये था कि ऐसा नहीं है कि एक सामान इस दुकान पर तो महंगा मिल रहा है और दूसरी दुकान से सस्ता मिल रहा है, यानी कि इक्वल रेट, यानी कि एक चीज़ का एक ही रेट होना चाहिए, जो कि आप इधर से ले लो चाहे उधर से ले लो, वो जो होता है उसे कहते हैं बाजार नियंत्रण प्रणाली। यानी कि किसी चीज़ के दाम इतने ऊंचे नहीं होने चाहिए कि कोई भी आम जनता उसको खरीद ना पाए। तो उस चीज़ पे नियंत्रण लगाया था। किसने लगाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य का महाअधिवक्ता का वर्णन है। यानी कहना चाहता है कि भारत के जो संविधान है उसके अंदर कौन सा भाग है जिसके अंदर राज्य के महाअधिवक्ता का वर्णन किया गया है, तो भाग 6 के अंदर बताया गया है। एक चीज़ ना थोड़ा दिमाग में रखना, कई बार दिमाग में रखना चीज़ को, कि अगर कोई भी चीज़ ऐसी पूछी जाती है जो कि केंद्र से संबंधित है और पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो वो भाग 5 में है, ठीक है। अगर पूछा जाता है कि राज्य से संबंधित कोई चीज़ें है तो वो कहाँ? वो भाग 6 में है। बेबात समझ रहे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर केंद्र से संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जाता है कि आपको समझ आता है कि हाँ यार ये जो है वो तो केंद्र से संबंधित है, तो जो केंद्र से संबंधित है वो कहाँ पे आएगा? भाग 5 में आएगा। और जो भी कोई भी पोजीशन हो जो राज्य से संबंधित होगी वो कहाँ पे आएगी? वो संविधान के भाग 6 में आएगी। नेक्स्ट है कि कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक? रामधारी सिंधिनकर। कौन? रामधारी सिंधिनकर कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक है। रामधारी सिंधिनकर जी की बहुत सारी पुस्तकें हमने बचपन में पढ़ी है, ठीक है, उनको करके जाना इंपॉर्टेंट है। आ जाती है कई बार कुछ पता नहीं चलता, तो ये भी करके जाना। मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई भी चीज़ करोगे तो उसको आगे पीछे हर जगह से कर लेना तरीके से, क्योंकि ऐसा ना हो कि पढ़ के कुछ जाओ
और उसी से संबंधित दूसरा क्वेश्चन आ जाए तो फिर वो मज़ा नहीं आता। तो पढ़ रहे हो तो ढंग से पढ़ना, ताकि अगर उस बकेट का क्वेश्चन आता भी है, जैसे बुक्स का क्वेश्चन आता है, तो बुक्स का अगर किसी भी पुस्तक का किसी बुक्स का क्वेश्चन आता है, रचना का क्वेश्चन आता है, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपको उसको उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना। अगर बांध का क्वेश्चन आता है, डैम का क्वेश्चन आता है, तो डैम वाले को ढंग से पढ़ लेना कि अगर इनकेस अगर डैम का क्वेश्चन फंसता है एग्जाम के अंदर तो वो आपको आना चाहिए। मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऐसे मत पढ़ना, हवा में मत पढ़ना कि एक क्वेश्चन पढ़ लिया, दो क्वेश्चन पढ़ लिया। टॉपिक वाइज पढ़ना, ढंग से पढ़ना। अगर आप नदियों का वो पढ़ रहे हो, टॉपिक पढ़ रहे हो, रिवर का टॉपिक पढ़ रहे हो, नहरों का टॉपिक पढ़ रहे हो, तो उसको ऐसे पढ़ना कि बाई चांस भैया अगर एग्जाम डाल देना क्वेश्चन उसके अंदर एग्जाम के अंदर, तो आपको डैम श्योर होना चाहिए कि हाँ भाई यहाँ से क्वेश्चन आया, मैं निकाल दूंगा, मुझे पता है इसका क्या का आंसर होगा। इस तरह करके जाना, तो आ जाके आपकी एग्जाम की तैयारी बिल्कुल सॉलिड होगी और आपके जो एग्जाम को क्रैक करने की जो परसेंटेज है ना वो बढ़ जाएगी, राइट। ऐसे ना पढ़ना कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से पढ़ लिया, कोई क्वेश्चन कहीं से पढ़ लिया, बस खत्म होगी बात, ठीक है। टॉपिक वाइज पढ़ना, अच्छे से पढ़ना। या फिर आप क्या करना, जैसे अब जैसे मैंने ये नहीं कह रहा कि ये मैंने बनाई है तो ज़्यादा अच्छी है, मगर इस सीरीज़ के अंदर मैंने इतने सारे क्वेश्चन लिए गए हैं कि इसमें सारे बांध भी कवर है, इसमें रिवर भी कवर है, इसमें बुक्स भी कवर है, ठीक है, जो लोग जो पर्सनैलिटी है वो भी कवर है, इसमें हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन लिए। तो इसके अंदर बहुत सारा पैकेज डाल रखा है मैंने ऑलरेडी। अगर इसको भी अच्छे से गो थ्रू करते हो ना आप, तो आपको आपके माइंड में बहुत अच्छा स्टफ रहेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो क्वेश्चन पे दोबारा वापस आते हैं। तो कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक कौन है? रामधारी सिंधरकर। कौन है कुरुक्षेत्र पुस्तक के लेखक? रामधारी सिंधरकर। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। यामा के लेखक कौन है? महादेवी वर्मा। कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामयानी के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद। और मधुशाला के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन। हम सब जानते हैं हरिवंश राय बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन के फादर साहब हैं, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के लेखक कौन है? रामधारी सिंधरकर। यामा के लेखक है महादेवी वर्मा। कामयानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। और मधुशाला के लेखक है हरिवंश राय बच्चन। कामयानी पुस्तक जो है, कामयानी, ये लास्ट में पूछी गई थी एग्जाम के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? तो लक्षद्वीप की राजधानी का नाम क्या है? कवारती। क्या है? कवारती। राजधानी जो है ना, कैपिटल्स, ये भी करके जाना, मगर ये जो कैपिटल है ना, ये ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब कैपिटल वाला क्वेश्चन अगर आता है तो वो ग्रुप डी में आएगा, पीसेस के लेवल के अंदर नहीं आएगा। तो अगर कोई बंदा ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है तो इन चीज़ों को करके जाना। क्या कहते हैं, राजधानी होगी, करेंसी होगी, या उनकी पार्लियामेंट होगी, ठीक है। तो ये जैसे नेपाल की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, बांग्लादेश की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं, बांग्लादेश के अंदर कौन सी करेंसी चलती है, ढाका चलती है, मतलब समझो, टका चलती है, ढाका उसकी क्या, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन करके जाना आप लोग। क्या कहते हैं, वर्ल्ड की कैपिटल होगी, वर्ल्ड की करेंसी होगी, ठीक है। तो लक्षद्वीप जो आपकी राजधानी है, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो क्या है? कवारती। क्या है? कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। नेक्स्ट है कि करनाल बंट किस फसल की एक बीमारी है? तो करनाल बंट एक बीमारी का नाम है। ये किस फसल की बीमारी है? ये गेहूं की फसल की बीमारी है। किस फसल की? गेहूं की जो फसल होती है उसके अंदर करनाल बंट नामक बीमारी हो जाती है। नेक्स्ट है, और जो ये फसलों वाला क्वेश्चन होता है ना, जैसे खेती बाड़ी वाला फसलों वाला क्वेश्चन, ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप मान लो ग्राम सचिव का एग्जाम दे रहे हैं या आप ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित कोई एग्जाम दे रहे हैं, तो आपके एग्जाम के अंदर इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं जाते एग्जाम के अंदर, मगर आपका संबंध किसी ऐसे कहते हैं सेक्टर से हो जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो, जिस पोजीशन के लिए, जो कि ग्रामीण से संबंधित हो, तो आपको ये सब करके जाना पड़ेगा। पशुपालन का करके जाना पड़ेगा, आपको फसलों का करके जाना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो किस नदी पर बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना? भागीरथी नदी पे। कौन सी नदी पे? भागीरथी नदी पे बनाई गई है टिहरी बांध परियोजना। है कहाँ पे? उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड की और भी कर लेते हैं बांध जो इंपॉर्टेंट है। तो टिहरी बांध कहाँ पे है? भागीरथी नदी पे है, उत्तराखंड में। धौली गंगा बांध कहाँ पे है? धौली गंगा नदी पे है, उत्तराखंड में। रहिंद बांध कहाँ पे है? रहिंद नदी पे है, उत्तराखंड में। और माता टीला बांध कहाँ पे? बेतवा नदी पे है, मगर सॉरी, जो रहिंद बांध है वो आपको उत्तर प्रदेश में है, और माता टीला भी कहाँ है? आपका उत्तर प्रदेश में। माता टीला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा गया था, ठीक है। तो टिहरी बांध और धौली गंगा बांध कहाँ पे है? उत्तराखंड में। टिहरी बांध, धौली गंगा बांध उत्तराखंड में। रहिंद बांध और माता टीला बांध कहाँ पे है? आपका उत्तर प्रदेश में। रहिंद बांध किस नदी पे है? ये क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि रहिंद बांध रहिंद नदी पे ही है, मगर माता टीला बांध किस नदी पे है? ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो माता टीला बांध आपका बेतवा नदी पे है, और है कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है। तो रहिंद बांध कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश। माता टीला बांध कहाँ है? बेतवा नदी पर, और कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है।
नेक्स्ट है कि पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। तो पंचमढ़ी जो वन्य जीव अभयारण्य है वो भारत के किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य। अगर क्वेश्चन आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर, ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, किस राज्य में है, तो कंदेरिया महादेव मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन ये भी आया था कि कंदेरिया महादेव मंदिर जो है वो किस जगह पे है, तो कहाँ पे, खजुराहो में है। तो कंदेरिया महादेव मंदिर कहाँ पे है, खजुराहो में है। खजुराहो कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य भी कहाँ है, वो भी मध्य प्रदेश में है। अगर क्वेश्चन आता है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, तो धुआंधार जलप्रपात भी कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में ही स्थित है। तो पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य, कंदरिया महादेव मंदिर और धुआंधार जलप्रपात कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि 9 डिग्री चैलेंज किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है, यानी कि कौन से दो द्वीप है जिसको अलग करता है आपस में 9 डिग्री चैलेंज। तो मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में जो चैलेंज है उसे कहते हैं 9 डिग्री चैलेंज। कौन सा 9 डिग्री चैलेंज है, मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के बीच में। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ हिस्ट्री, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है, तो कौन है द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक, राम मनोहर लोहिया। कौन, राम मनोहर लोहिया द्वारा रचित है द व्हील ऑफ हिस्ट्री। पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। द व्हील ऑफ हिस्ट्री की पुस्तक के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया। तो व्हील ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है, राम मनोहर लोहिया। और 9 डिग्री चैलेंज कहाँ पे स्थित है, 9 डिग्री चैलेंज स्थित है मिनिकॉय द्वीप और लक्षद्वीप के मध्य में। नेक्स्ट है कि 1919 का रोलेट एक्ट किस ब्रिटिश के कार्यकाल में पारित हुआ था। तो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि जो 1919 में रोलेट एक्ट पास किया था उसमें कौन सा ब्रिटिश था, उसमें वायसराय कौन था उसमें, तो कौन था, चेम्सफोर्ड। कौन था, चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड पे 1919 के अंदर रोलेट एक्ट को पास किया गया था। तो 1919 का जो रोलेट एक्ट है वो किसके टाइम पीरियड में पास हुआ था, वो चेम्सफोर्ड के टाइम पीरियड में पास हुआ था। नेक्स्ट है कि चतुर्थ स्तंभ शब्द किससे संबंधित है, तो चतुर्थ स्तंभ है ये शब्द है, ये किस चीज़ से संबंधित है, तो इस संबंधित है पत्रिका से, प्रेस से, समाचार से। जो समाचार पत्र होता है या जो हमारी प्रेस होती है इसको हम क्या कहते हैं, चौथा स्तंभ, फोर्थ जो पिलर कहा जाता है वो किसे कहते हैं, हम प्रेस को कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोर्थ स्तंभ है, जो मतलब चौथा स्तंभ है या फोर्थ पिलर है, ये किसे कहा जाता है, ये प्रेस को कहा जाता है, समाचार पत्रों को कहा जाता है। नेक्स्ट है लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, तो किस राज्य में है लिपुलेख दर्रा, यह है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा किस राज्य में, यह है उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में है, उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। किस नदी के किनारे बसा हुआ है, सूरत ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी कर लेना क्योंकि ये ग्रुप डी में पूछा जाता है, पूछ लेते हैं एग्जाम। ठीक है, कि ये चीज़ कहाँ, ये जो शहर है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, तो लिपुलेख दर्रा कहाँ है भारत के, ये है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। और सूरत किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये है ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट है आपका हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है, तो हुमायूं का मकबरा किस शैली में निर्मित है, चार बाग शैली में। किस शैली में, चार बाग शैली में निर्मित है हुमायूं का मकबरा। है कहाँ पे ये हुमायूं का मकबरा, ये दिल्ली में स्थित है। अगर हम निज़ामुद्दीन आते हैं कभी, तो निज़ामुद्दीन औलिया जी की जो दरगाह है उससे जस्ट आगे जाके एक गोल चक्कर आता है। ठीक है, एक सर्कल आता है, सर्कल के राइट हैंड साइड में ही हुमायूं के मकबरे की मतलब जो गली है, यानी कि जो रोड है वो जाती है हुमायूं के मकबरे के लिए। दिल्ली जो है, दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के टाइम में भी अगर मान लो कोई बंदा दिल्ली घूमने आता है तो उसको बहुत सारी चीज़ें देखती है। कुतुब मीनार दिखता है देखने के लिए, यहाँ पे हुमायूं का मकबरा मिलता है यहाँ पे देखने के लिए, निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह मिलती है देखने के लिए। कई सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कि हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो हुमायूं का मकबरा किस शैली में बना हुआ है, चार बाग शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली में बना हुआ है, चार बाग शैली में बना हुआ है हुमायूं का मकबरा, और है कहाँ पे, दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार को किसको सम्मानित किया गया था। मतलब क्वेश्चन करने का मतलब यह है कि सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको मिला था, तो सबसे पहला जो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था, जी शंकर करूप को मिला था। किसको मिला था, जी शंकर करूप को मिला था सबसे पहला वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार।
और ये किस भाषा में, ये है मलयालम भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था, मलयालम भाषा में लिखा गया था। और इनके मलयालम भाषा के ऊपर इनको जी शंकर करूप को पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। पहली महिला कौन है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो पहली महिला जो है वो है आशा पूर्णा देवी। कौन है, आशा पूर्णा देवी जो है वो पहली महिला है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। किस भाषा में दिया गया था, बांग्ला भाषा में दिया गया था। जो बच्चे पीसेस की तैयारी कर रहे हैं ना, वो तो इसको क्वेश्चन को रट के जाना, अच्छे तैयारी करके जाना, और लैंग्वेज जरूर याद करके जाना कि किस लैंग्वेज में मिला था। क्वेश्चन ऑलमोस्ट यही आता है इसमें कि जो पहली महिला मतलब जो पहली महिला आशा पूर्णा देवी जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, उनकी वो किस भाषा में थी, वो किस भाषा में थी, बांग्ला भाषा में थी। और जो पहले पुरुष है जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जी शंकर करूप, वो किस भाषा में थे, वो मलयालम भाषा में थे। ठीक है, नेक्स्ट है गोरान घाट दर्रा कहाँ स्थित है। तो गोरान घाट दर्रा कहाँ पे है, तो ये है राजस्थान में। गोरान घाट दर्रा कहाँ पे, राजस्थान में स्थित है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी कहाँ पे है आपका, राजस्थान में स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में है, माउंट आबू में। पिछोला, अन्ना सागर, राज समंदर, सांबर झील कहाँ पे है, ये आपका राजस्थान में है। तो आपका क्या क्या है, गोरान घाट दर्रा कहाँ पे है, राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, राजस्थान में है। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे, राजस्थान में है। पिछोला, अन्ना सागर, राज समंदर और सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में है। इसमें से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे आपका, राजस्थान में है। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, राजस्थान में है। और दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पे है, राजस्थान में। पिछोला, अन्ना सागर, राज समंदर और सांबर झील कहाँ पे है, राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था और इसमें कितने भारतीयों ने भाग लिया था। तो दूसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था कब हुआ था, वो 7 सितंबर 1931 को हुआ था। कब हुआ था, 7 सितंबर 1931 में हुआ था दूसरा गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, और इस सम्मेलन के अंदर इसमें किस भारतीय ने भाग लिया था, तो इसमें भीमराव अंबेडकर और गांधी जी ने भाग लिया था। एक क्वेश्चन बनता है कि किस भारतीय ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। क्वेश्चन बनता है गांधी जी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो गांधी जी ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसा आपका मन करता है वैसा कीजिए, मगर पढ़ाई जरूर कर लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉब आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, जॉब की क्रिटिकलिटी को समझना आप, और एक चीज़ बड़े भाई की तरह एक चीज़ बात बोलता हूँ, उसको ध्यान से समझना। अगर आप एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहे हो, अगर आप पढ़ ही रहे हो, अपना टाइम लगा ही रहे हो उस चीज़ के लिए, तो इस तरह लगाना कि आपको जॉब मिले। ये चीज़ अच्छे से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पोजीशन से 100, 200, 300, 1000 होती है। बच्चे जो उसके ऊपर फॉर्म भरते हैं वो लाखों में होते हैं। बच्चे तो लाखों में फॉर्म भरते हैं, मगर हर एक बच्चा ना तो एग्ज़ाम देने आता है। ठीक है, बहुत से बच्चे तो एग्ज़ाम देने आते ही नहीं है। बहुत से बच्चे जो होते हैं जो एग्ज़ाम देने आते हैं, उन परसेंटेज में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ के नहीं आते हैं। तो जो पढ़ने वाले बच्चों की जो परसेंटेज होती है ना, वो फिल्टर होते 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 बहुत कम रह जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर कोई आपको ये बोलता है ना कि यार ये तो 100 पोजीशन है और लाखों ने इसमें भर रखा है, तो ये सोच के पीछे कदम मत हटा लेना, इससे कुछ नहीं होता। पोजीशन भले ही 100 हो, फॉर्म उसके भले ही 1 लाख आए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने कितनी तैयारी कर रखी है ये इंपॉर्टेंट है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है ये इंपॉर्टेंट है। आप एक बंदे हो ना, आपको तो एक ही सीट चाहिए ना, एक ही पोजीशन चाहिए ना, तो आपको तो फाइट सिर्फ एक पोजीशन के लिए करनी है। आपको 100 की 100 पोजीशन थोड़ी चाहिए आपको। तो आपको जो एक फाइट करनी है, उसको एक फाइट के लिए, एक सीट के लिए पूरी तरह से स्ट्रेटजी बनाइए कैसे पढ़ना है, अगर पढ़ना है तो। अगर नहीं पढ़ना है, सिर्फ टाइम पास कर रहे हो, फिर तो भैया अब ये मेरी वीडियो सुनिए, किसी की वीडियो सुनिए, कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे मर्जी करिए, फिर तो वो टाइम वेस्ट करने वाली बात होगी। मगर आपने ठान लिया कि आपको एग्ज़ाम क्रैक करना ही है, तो देखिए मैं बात बिल्कुल साफ बोलूँगा, बड़े भाई की तरह बोलूँगा। एग्ज़ाम क्रैक करना है तो स्ट्रेटजी बनाओ, स्ट्रेटजी को फॉलो करो। ऐसे मत पढ़ना कि बस कहीं से भी कुछ भी पढ़ लिया और बस चल दिया, ऐसे मत पढ़ना। तरीके से पढ़ना, चीज़ों को ढंग से कवर करने की कोशिश करना। ऐसा करना कि आप एग्ज़ाम से पहले मैक्स टू मैक्स जितना भी आप स्टफ़ अपने माइंड में कैरी कर सकते हैं वो कैरी करके जाए, ताकि एग्ज़ाम के दौरान आप बहुत जल्दी आंसर को क्लिक कर पाए। राइट, ऐसा ना हो कि एक एक क्वेश्चन के लिए आप 5-5 मिनट लगा रहे हैं, तो इतना टाइम नहीं होता। विद इन सेकेंड्स आपको एग्ज़ाम को क्या कहते हैं, क्वेश्चन को क्लिक करना होता है, टिक करना होता है। राइट, तो चलिए कोई बात नहीं, तैयारी कीजिए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। और अपने अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, अच्छे से रहिए, मोटिवेट रहिए बिल्कुल अच्छे से, ठीक है।
और नेगेटिविटी से दूर रहिए, फोकस कर दिए। कितनी बार अटैम्प्ट किया कोई मैटर नहीं करता, जिस दिन जॉब लग जाएगी ना, ये सारे लोग जो आपके पीछे घूमते हैं ना नेगेटिविटी फैलाते हुए, ये सब आपके साथ खड़े हो जाएंगे, राइट। तो ये सब मत सोचिए, आज दिन बुरा हो सकता है, कल का दिन अच्छा होगा, मगर कल का दिन अच्छा होगा नहीं, उसको कॉलर पकड़ के लेके आना पड़ता है। टाइम कभी भी अच्छा आता नहीं है, ध्यान रखना, कभी भी अच्छा टाइम आता नहीं है, उसको पकड़ के लेके आना पड़ता है अच्छे टाइम को। और पकड़ के कैसे लेके आओगे? मेहनत करके लेके आओगे। तो मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके अच्छा टाइम आता है। टांग पे टांग करके बैठे रहोगे ना और सोचोगे कि आज बुरा दिन चल रहा है, अगले दिन अच्छा दिन होगा, कभी ज़िंदगी में वो बुरा दिन ख़त्म ही नहीं होगा, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, बुरे दिन चलते रह जाएंगे। अगर चाहते हो कि बुरे दिन से अच्छे दिन में निकलना है तो मेहनत करो, मेहनत करो और अच्छे दिन को पकड़ो और उसको लेके आओ ज़बरदस्ती अपने पास, ठीक है। तो चलिए, क्यों इतनी ख्याल रखिए अपना, अपने घर वालों का। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम। और जो 2 लिंक के मैंने बारे में बात की थी, अपने इंस्टाग्राम के बारे में और जो मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए, टेक केयर और खुश रहिए, ठीक है। चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।